हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिबिंब और दर्पण के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और पढ़ेंगे दर्पण क्या है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रतिबिंब और दर्पण के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहें। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब देखो क्या है। पहला क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रतिबिंब की परिभाषा किसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि बोलेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से, मान लो कोई एक बिंदु स्रोत है। ठीक है, इससे प्रकाश की किरण निकलेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, मान लो ये बिंदु स्रोत है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकला। ठीक है, कोई एक दर्पण ले लेंगे। दर्पण के बारे में पढ़ेंगे ना हम लोग कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ऐसे के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लो कि ये अवतल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण, ठीक है, इसका उभरा हुआ सतह क्या होगा, कलई किया होगा, रचित किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बिंदु स्रोत, ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकला। ठीक है, इस दिशा में निकला ना, निकला, दर्पण से टकराएगा, टकरा कर कहाँ आएगा, टकरा कर इधर लौटेगा, और ये प्रकाश भी क्या यहाँ से टकरा करके ऐसे लौटेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो मीटिंग हो रहा है ना, दो किरण की मीटिंग हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, इस बिंदु पे मिल रहा है ना, इस बिंदु पे मिल रहा है ना, तो बिंदु क्या हो जाएगा, इस बिंदु स्रोत का, मान लो बिंदु स्रोत O है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु स्रोत है O है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब क्या लिखते हैं, I से सूचित करते हैं, I से सूचित करते हैं ना प्रतिबिंब को, तो I लिख दिए। ठीक है, तो प्रतिबिंब का परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये तो मिल रही, वास्तव में मिल रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और एक काल्पनिक प्रतिबिंब भी होगा। ठीक है, जैसे देखो उत्तल दर्पण ले लो, ये उत्तल दर्पण, ठीक है, इसका धंसा हुआ भाग को कलई करेंगे। ठीक है, धंसा हुआ भाग को कलई करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा उत्तल दर्पण, ये पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई एक बिंदु स्रोत है। ठीक है, इसी तरह और मान ली। ठीक है, यहाँ से अब क्या हुआ, एक प्रकाश गया, एक प्रकाश यहाँ गया ना, दो प्रकाश कितने जा रही है ना। अब क्या हुआ, यहाँ से टकरा करके वो इधर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो भाग काला, इस ये वाला भाग जो है कलई किया हुआ है, ये वाला भाग तो अपारदर्शक हो गया ना। दर्पण से टकरा करके प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होगा, ना करके उसको पार हो जाएगा, वो इस तरफ नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ क्या है, अपारदर्शी बनाया गया है इसको। ठीक है, इसको कलई करके अपारदर्शी बनाया है। ठीक है, ताकि प्रकाश यहाँ टकरा करके अंदर ना घुसे, ताकि टकरा करके परावर्तित हो जाए। ठीक है, तो ये परावर्तित यहाँ से आया और टकरा करके इस डायरेक्शन चला गया। ठीक है, और फिर एक बिंदु स्रोत से यहाँ से निकला प्रकाश किरण और टकरा करके इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये उत्तल में हो गया और ये अवतल में हो गया। ठीक है, अब हम लोग कल्पना करेंगे कि मान लो कि ये वाला किरण है ना, इस तरह आते हुए प्रतीत हो रही है। ठीक है, और ये वाला किरण इधर से आते हुए प्रतीत हो रहा है। तो अब देखो ये वाला इस जगह पे कटा ना, इस जगह पे कटा ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का परिभाषा क्या हो गया, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब को I से सूचित करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग प्रतिबिंब का परिभाषा बहुत आसान शब्दों में समझ गए हैं। ठीक है, समझ गए, कुछ दिक्कत है। अब देखो एक बिंदु स्रोत है, वहां से लाइट निकल रही। ठीक है, प्रकाश की किरणें निकल रही, दर्पण से टकराएगा और टकरा करके जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब देखो समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, वास्तविक रूप में दो बिंदु कट रही है ना, वास्तविक रूप में कट रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बिंदु से आया, टकरा के एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, वास्तविक रूप में कट नहीं रहा है। इसको हम कल्पना किए हैं कि इस बिंदु को इधर मिला दिए और इस बिंदु को इधर मिला दिए, तो इसे कल्पना किए हैं ना कि काल्पनिक रूप से कट रहा है, तो ये क्या हो गया, काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, और ये क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं ना। अब हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब का परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, इसको मिटा दे, ये समझाने के चित्र बनाए थे। अब क्वेश्चन से लिखो कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है,
प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी परिभाषा बताए थे ना, परिभाषा क्या बताए थे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, साथ साथ लिखते चलिए, ठीक है, परिभाषा समझाए थे, समझ गए हैं, अब इसको साथ साथ लिखते चलिए, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है ये होते हैं, ठीक है, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, इजी है, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश किरण आ रही है, दर्पण से टकराएगी, टकरा करके जिस बिंदु पर मिलेगी उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन, वही परिभाषा लिखा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, बताए थे ना, वास्तविक रूप में कटेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक रूप में कटेगा, ये कटते हुए प्रतीत होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, फोटो बनाकर फिर से समझा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब को बताए थे ना कि आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। इसी को आभासी भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अब इसको इतना लिख लिए, अब इसको मिटा देंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, ठीक है। इसको मिटाएं, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में हम लोग क्या लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है, बताए थे ना, लिखेंगे पहला
इसको डील करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट लिखाए थे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पहला लिखो वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। इसमें हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से, ठीक है, प्रतिबिंब का ही परिभाषा लिख रहे हैं, ठीक है। प्रतिबिंब का जो परिभाषा लिखा था ना वही लिख देंगे। अब उसमें जो लिखा है 2 जगह मिलती है, दूसरा लिखा है तो मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ लिखेंगे वास्तव रूप में मिलती है, ठीक, उतना ही लिखेंगे, मिलती हुई प्रतीत नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे काल्पनिक वाला में। तो काल्पनिक में लिखेगा तो काल्पनिक का परिभाषा बन जाएगा, और वास्तविक वाला में लिखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा बन जाएगा, ठीक है। अभी देखो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, ठीक है, जिस बिंदु पर, ठीक है, वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का हम लोग अगर चित्र बनाना चाहेंगे तो कैसा बना सकते हैं, देखो, जैसे कि एक अवतल दर्पण ले लेंगे, ठीक है, अवतल दर्पण ले लेंगे, ठीक है। अभी सब समझाएंगे अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, ठीक है। अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है। अवतल दर्पण क्या हो गया, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अवतलीय हो, उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखो, कोई एक बिंदु स्रोत लिए, ठीक है, इसको बिंदु स्रोत O मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक किरण गया इधर और एक किरण जाएगा इधर, ठीक है। अब देखो 2 किरण आया, ठीक है। अब क्या हुआ, दर्पण से टकरा करके इधर मुड़ गया और ये दर्पण से टकरा करके इधर मुड़ गया, ठीक है, ठीक है। तो इस जगह जो कटा ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वास्तविक रूप में कट रहा है ना, वास्तविक रूप में कट रहा है, देखो वास्तव में मिलती है, वास्तव रूप में मिल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। किसमें बन रहा है, तो उत्तल दर्पण में बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब का, तो दूसरा क्या था, काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब, इसका परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेम वही लिखेंगे, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, ठीक है, इतना तक तो सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। यहां से लेके यहां तक सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, वास्तव में मिलती है, हम लोग इसके जगह पे क्या लिखेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। बताए थे ना, मिलती हुई प्रतीत होती है, काल्पनिक रूप में मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोल देंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब में काल्पनिक रूप से मिलेगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे यहाँ पे, काल्पनिक रूप में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। वही परिभाषा लिखेंगे और फोटो बना देंगे, कौन सा, ऐसा वाला, ये उत्तल दर्पण, ठीक है। इसका परावर्तक सतह क्या हो जाएगा, उभरा हुआ, ठीक है। इसको अंदर से रंगेंगे, ठीक है। ये एक बिंदु स्रोत हो जाएगा, ठीक। इसको मान लिया O, यहाँ से एक किरण जाएगा इस तरफ, एक किरण जाएगा इस तरफ, ठीक है।
तो ये टकरा करके इधर लौटेगा, ये टकरा करके इधर लौट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये गया और टकरा करके आपस लौट गए। अब इसको हम मान सकते हैं, ठीक है, मानेंगे काल्पनिक रेखा से कल्पना करेंगे, ठीक है, कि वो इस तरह से किरण आ रही है और एक किरण इस तरह से आ रही है। ठीक है, इस जगह जो कटेगा ये हो जाएगा इसका काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो वास्तव रूप में एक दो तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, एक किरण इधर भाग रहा है, एक किरण इधर भाग रहा है, वास्तव में मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना, हम तो कल्पना कर रहे हैं ना, तो कल्पना करके इधर एक लकीर घिस दिए, कल्पना करके एक इधर लकीर घिस दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। कल्पना किए हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब, और वास्तविक रूप में मिल रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब। सिंपल है, ठीक है, वही इसका परिभाषा भी लिखेंगे सेम टू सेम, यहाँ से लेके यहाँ तक तो छाप देंगे पहले, उसके बाद लिख देंगे काल्पनिक रूप में मिलती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाएगा। हो गया, वही लिखना। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, ठीक है, यहां तक लिख दे सेम टू सेम। यहां पे क्या है वास्तविक रूप में ना, तो हम लिखेंगे काल्पनिक रूप में। क्या लिखेंगे? काल्पनिक रूप में, ठीक है, काल्पनिक रूप में मिलती है, ठीक है, काल्पनिक रूप में मिलती है तो उस काल्पनिक कटान, ठीक है, ये हो गया काल्पनिक कटान, काल्पनिक रूप से कटा है ना, तो काल्पनिक कटान से बने आकृति को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, बने कटान से बने आकृति को ये कहते हैं, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। हम लोग चित्र के माध्यम से पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब के प्रकार हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जल्दी से तो क्या पढ़ेंगे? दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब का काम खत्म हो गया, अब दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से मिटाएं। ठीक है, इसका दर्पण क्या है, ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखो दर्पण जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे तीन प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, दर्पण जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो मुख्य रूप से दर्पण कितना प्रकार के हो जाएगा? तीन प्रकार के। पहला दर्पण क्या होगा? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में। ठीक है, तो पहला तो क्या समतल दर्पण, दूसरा क्या होगा? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होगा, अवतल और उत्तल। इसे बताए थे ना, तो जिसका धंसा हुआ था परावर्तक सतह अवतल, जिसका उभरा हुआ था वो जाएगा उत्तल। तीसरा दर्पण क्या होता है? जो ना ही समतल होगा और ना ही पूर्ण रूप से गोलीय होगा। ठीक है, ठीक है, तीसरा दर्पण का नाम क्या है? परवलयिक दर्पण। ये ना ही पूरा तरह समतल होगा और ना ही पूरी तरह से गोलीय होगा, तो सब नहीं समतल होगा और नहीं गोलीय होगा, इसलिए क्या इसको बोलेंगे? परवलयिक दर्पण बोलते हैं। ठीक है, वो परवलय के आकार का होता है। ठीक है, इसलिए उसको परवलयिक दर्पण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दर्पण। ठीक है, दर्पण
किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दर्पण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखो दर्पण के बारे में जानते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। पहले जानेंगे दर्पण किसे कहते हैं, तब ना जानेंगे दर्पण के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो दर्पण में परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, वैसा परावर्तक सतह जो आपतित प्रकाश किरणें को, ठीक है, एक निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे, वैसा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह मतलब समझ रहे हो क्या होता है, परावर्तक सतह मतलब कोई एक सतह है, ठीक है, जो प्रकाश को परावर्तित कर देगा। क्या कर देगा, प्रकाश को परावर्तित कर देगा। देखो ठीक है, प्रकाश को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। ये क्या कर देगा, प्रकाश को परावर्तित कर देगा। देखो ये समतल दर्पण है ना, ये समतल दर्पण है ना, तो इसको एक तरफ रंग दिए तो दूसरा तरफ क्या बन गया, परावर्तक सतह बन गया, ठीक है। वैसा सतह जो प्रकाश को परावर्तित कर दे उसको क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं है ना, परावर्तक सतह किसको कहते हैं। तो वैसा सतह जो प्रकाश को परावर्तित कर दे, परावर्तक सतह हो गया। तो हम लोग लिखेंगे वैसा परावर्तक सतह जो आपतित प्रकाश किरणों को एक निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित कर देती है, उसे दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे, वैसा परावर्तक सतह, वैसा परावर्तक सतह जो आपतित प्रकाश, देखो आपतित प्रकाश के बारे में बताएंगे, बताना पड़ेगा क्या, बताए थे ना उस समय, आपतित किरण परावर्तित किरण, तो वही है आपतित प्रकाश, ठीक है। आने वाली प्रकाश को आपतित प्रकाश और जाने वाली को परावर्तित प्रकाश, यानी परावर्तित किरण और इसको आपतित किरण, ठीक है। तो वैसा परावर्तक सतह जो आपतित प्रकाश किरणों को, ठीक है, आपतित प्रकाश किरणों को, वैसा परावर्तक सतह जो आपतित प्रकाश किरणों को एक निश्चित नियमों के अनुसार, एक निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन के नियम है, पढ़ाए थे, तो निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित कर देती है, उसे दर्पण कहते हैं, ठीक है। परावर्तित कर देती है उसे दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो वैसा परावर्तक सतह जो आपतित प्रकाश किरणों को एक निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित कर देती है, उसे दर्पण कहते हैं, ठीक है। दर्पण जो होगा मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। लिखेंगे दर्पण, पैराग्राफ करके लिखेंगे, दर्पण मुख्य रूप से या मुख्यतः कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। दर्पण क्या हो जाएगा, मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, समतल दर्पण, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण, तीसरा क्या हो जाएगा, परवलयिक दर्पण, ठीक है। क्या हो जाएगा, परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण, ठीक है। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण, ठीक है। अब देखो एक एक करके हम लोग तीनों दर्पण के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। और कैसा होता है उसका आकार भी फोटो बना के समझाएंगे, ठीक है। तो इतना मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये तीन गो पॉइंट को डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। मिटा दिए इसको हम, और अब लिखेंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और पहला पॉइंट लिखेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो दर्पण का जो परिभाषा हम लोग बनाएंगे उसको किस आधार पे बनाएंगे, कोई तो आधार होगा ना उसका परिभाषा बनाने का, तो उसका आधार क्या है,
परावर्तक सतह, ठीक है। तो दर्पण की जो परिभाषा बनेगा उसके परावर्तक सतह के आधार पे बनेगा, ठीक है। तो देखो पहला दर्पण क्या था, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। पहला क्या था, समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा क्या था, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। और तीसरा क्या था, परवल, लिख करके एक लगा देंगे, ठीक है। अब देखो परावर्तक सतह के आधार पे हम लोग ये तीनों दर्पण का परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। देखो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होगा, समतलीय होगा, यानी बराबर होगा, ठीक है, उसको समतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होगा उसको गोलीय दर्पण बोलेंगे, ठीक है। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह परवलय होगा, ठीक है, उसको परवलयिक दर्पण बोलेंगे, ठीक है। तो परावर्तक सतह के आधार पे हम लोग दर्पण का परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग वैसा दर्पण, ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतलीय हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। ये उसके लिए लिख सकते हैं जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, सतह हो गया ना, क्या हो जाएगा, सतह समतल या बराबर समतल होता है, ठीक है, समतल होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तक सतह के आधार पे हम लोग इसका परिभाषा बना दिए, ठीक है। ठीक है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, यह होती है, ठीक है, उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इस दर्पण में एक भाग अत्यंत ही चिकना और दूसरा भाग अपारदर्शक होता है, ठीक है। तो ये हम लोग समतल दर्पण का चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो ये समतल दर्पण का चित्र बनाते हैं, ठीक है। देखो इसका दो भाग है ना, एक भाग दो भाग, तो इसका एक भाग को क्या करेंगे हम लोग, कलई कर देंगे, ठीक है। चांदी का घोल से क्या कर देंगे, कलई कर देंगे, ताकि एक भाग अपारदर्शक बन जाए, ताकि प्रकाश आर पार ना हो सके, ठीक है। और एक भाग क्या होगा, अत्यंत चिकनी सतह होगा, ठीक है, जिससे कि प्रकाश आएगा और टकरा करके वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश आ रहा है और ये प्रकाश टकरा के जा रही है, तो ये हो गया आपतित प्रकाश किरण और ये हो गया परावर्तित प्रकाश किरण, ठीक है। तो ये हो गया अपना समतल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया समतल दर्पण। और ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग क्या है, परावर्तक सतह है ना, परावर्तक सतह। और ये क्या है, ये वाला कलई वाला भाग है, ठीक है, कलई किया हुआ भाग, ठीक है। ये हो समतल दर्पण। अब देखो गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका देखो परावर्तक सतह क्या है, समतल है, परावर्तक सतह समतल है, तो हो गया समतल दर्पण। इसी तरह परावर्तक सतह गोलीय हो जाएगा तो हो जाएगा गोलीय दर्पण। तो लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय परावर्तक सतह गोलीय होती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। होती है उसे
गोलीय दर्पण, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, अब देखो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गोलीय, पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है, लिखेंगे दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, और दूसरा उत्तल दर्पण। अब देखो, ठीक है, कोई एक खोखला गोला लेंगे। ठीक है, देखो कोई एक खोखला गोला ले लिया हमने। ठीक है, खोखला गोला ले लिए ना। ठीक है, अब देखो खोखला गोला लिए, अब इसका देखो हम क्या करेंगे, इसका बाहर वाला सतह को कलई करेंगे। ठीक है, इसका बाहर वाला सतह को कलई करेंगे, बाहर वाला भाग को। ठीक है, बाहर वाला भाग को कलई कर दिया, मतलब इसको सिल्वर का घोल से, यानी चांदी का घोल से क्या कर रंग दिए, ताकि प्रकाश से पड़ेगा तो क्या आर पार ना हो। ठीक है, टकरा कर आपस लौटे। एक भाग को कर दिए इस तरफ से, इस तरफ से कर दिए हम कलई। ठीक है, और एक इस भाग वाला को क्या करेंगे, अंदर से कलई करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अंदर से कलई, इसको बाहर से नहीं करेंगे, इसको अंदर से करेंगे। ठीक है, कर दिया ना, अंदर से कर दिए ना। देखो एक को क्या कर दिया हम, बाहर से सिल्वरिंग कर दिया। ठीक है, कलई कर दिया, और एक को अंदर से कलई कर दिया। ठीक है, अब देखो इस पे क्या करेगा, प्रकाश पड़ेगा तो ये परावर्तित करेगा, और इस पे प्रकाश पड़ेगा तो ये वाला परावर्तित करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये गोल है जिसका कुछ केंद्रक भी होगा। ठीक है, बीच वाला भाग केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, इस पे कोई एक अक्ष खींचते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे कोई एक रेखा खींच दिए, ये हो जाएगा इसका केंद्रक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका केंद्रक, ये हो जाएगा इसका केंद्रक। ठीक है, अब देखो ये वाला जो भाग को हम क्या कहेंगे, कलई कहेंगे। कलई किया है ना, ये भाग को क्या किए हैं, कलई किए हैं। ठीक है, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ये वाला भाग परावर्तक सतह हुआ ना, तो लिखेंगे परावर्तक सतह, और इसका ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ये वाला भाग परावर्तक सतह। अब देखो इसी गोला में से, ठीक है, इसी एक गोला में से दो दर्पण बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अवतलीय हो। अवतलीय का मतलब क्या पता है, अवतलीय का मतलब होता है धंसा हुआ। ठीक है, अवतल का मतलब क्या होता है, अवतलीय का मतलब क्या होता है, धंसा हुआ। ठीक है, धंसा हुआ। ठीक है, और उत्तलीय का मतलब क्या होता है, उभरा हुआ। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, अवतलीय का मतलब क्या होता है, धंसा हुआ, और उत्तलीय का मतलब क्या होता है, उभरा हुआ। ठीक है, देखो तो याद रखने का ट्रिक क्या है, देखो उत्तलीय में भी ऊ है और उभरा में भी ऊ है। देखो है ना, दोनों में ऊ है ना, ओ आ हल से को पढ़ते हैं ना, तो दोनों में ये वाला दोनों समान पद है, समान वाक्य लिखा हुआ है ना, समान शब्द है ना। देखो इसमें भी हर्षो हुआ है, इसमें भी हर्षो हुआ है, तो ये दोनों एक जैसा है, तो क्या हो जाएगा, उत्तलीय का मतलब उभरा हुआ। ठीक है, उत्तलीय का मतलब उभरा हुआ हो गया, तो अवतलीय का मतलब क्या होगा, धंसा हुआ। तो अवतलीय मतलब धंसा हुआ, उत्तलीय मतलब उभरा हुआ, उ से उत्तलीय, उ से उभरा हुआ। ठीक है, तो देखो
इसमें से बताओ कि धंसा हुआ भाग कौन सा है और उभरा हुआ भाग कौन सा है। तो सबको पता होगा कि ये वाला भाग जो है उभरा हुआ है ना। ये वाला भाग क्या है, उभरा हुआ। और ये वाला भाग क्या है, धंसा हुआ है ना। देखो धंसा हुआ भाग है ना ये वाला, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल। बताए थे ना, धंसा हुआ तो क्या हो जाएगा, अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है। और ये उभरा हुआ है ना, उभरा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। समझ में आ गया कि ये हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से दो दर्पण बनेगा। पहला कौन सा बन जाएगा, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो अवतल, और उभरा हुआ है परावर्तक सतह तो हो जाएगा वो उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। इसको पहले मिटाएंगे, जगह नहीं है ना, जगह नहीं है तो इसको मिटा दिए। ठीक है, 3 नंबर को भी मिटा देते हैं, उत्तर दर्पण को भी मिटा देते हैं, बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसका लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण की परिभाषा लिखेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अवतलीय हो। ठीक है, अवतलीय का मतलब क्या होता है, अवतलीय, अवतलीय हो। ब्रैकेट में लिख दिया धंसा हुआ। ठीक है, धंसा हुआ। ठीक है, क्या हुआ, धंसा हुआ। अवतलीय हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अवतलीय हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, उत्तल दर्पण। इसका परिभाषा तो आप खुद लिख लोगे। उत्तल है तो उसका परावर्तक सतह कैसा होगा, उत्तलीय हो। उत्तलीय यानी उभरा हुआ, उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ। ट्रिक है याद रखने का। ठीक है, तो वैसा दर्पण या लिखेंगे जिस दर्पण, ठीक है, सेम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे खाली उत्तलीय लिख देंगे। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, ठीक है, क्या होगा, उत्तलीय होगा। उत्तलीय मतलब उभरा हुआ, बाहर निकला हुआ। ठीक है, उभरा हुआ हो, क्या हो जाएगा, उसे अवतल दर्पण, सॉरी उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, हो उसे, नीचे दिख रहा है ना, देखने दो पहले, हाँ दिख रहा है, उसे क्या कहेंगे, उसे उत्तल, ठीक है, दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसे छोड़ गया है ना, तो लगा लो उसे। ठीक है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अवतलीय हो उसे अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उत्तलीय हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो फोटो बना देते हैं। ठीक है, ये वाला जो दर्पण बनेगा, देखो अब बताओ कौन सा दर्पण होगा, अभी बताए हैं ना। और एक दर्पण हो गया ये। ठीक है, इसका हम अंदर वाला भाग को रंगेंगे। बताओ कि इसमें से कौन सा दर्पण उत्तल है और कौन सा अवतल है। तो बताए थे, जिसका पर देखो ये हो गया परावर्तक सतह, ये कलई किया हुआ, एक जो ऐसे ऐसे है ना लकीर दिया हुआ, उसको दर्शाते, वो क्या दर्शाता है कि ये वाला भाग कलई किया हुआ। ठीक है, इस तरफ निकला हुआ लकीर है, ये दर्शा रहा है क्या, ये कलई किया हुआ है। तो ये हो गया परावर्तक सतह और ये हो गया परावर्तक सतह। तो इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ, तो ये हो जाएगा अवतल। ठीक है, ये धंसा हुआ है तो हो जाएगा अवतल दर्पण। और ये क्या है, उभरा हुआ है ना, उभरा हुआ बाहर निकला हुआ है ना, तो ये हो जाएगा उत्तल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या है, ठीक है, ये हो गया
अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। इसी का अगर बीच में अगर एक रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगा प्रधान अक्ष, या इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो दर्पण के बीचों बीच वाला बिंदु क्या बोलते हैं, पी से शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। ध्रुव को पी से शुरू करते हैं और ये यहाँ पे हो जाएगा फोकस, और ये हम लोग केंद्र में जो होगा वो जाएगा वक्रता केंद्र। इसी तरह से इसका उत्तर दर्पण में भी क्या हो जाएगा, ये वाला बिंदु जो होगा वो पोल होगा, ध्रुव होगा, ठीक है। और इसका जो वक्रता केंद्र और फोकस होगा, ठीक है। प्रत्येक दर्पण में, ठीक है, जो गोले दर्पण होता है उसमें इसमें क्या होता है, गोले दर्पण जो होता है उसमें वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव होता है। ये सब क्या होता है नहीं होता है हम अगले क्लास में समझेंगे, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ दर्पण के बारे में ही समझेंगे। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। वो हो गया, एक हो गया अवतल दर्पण, एक हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण में हो गया ध्रुव, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस होगा और केंद्र होगा वो दर्पण के पीछे होता है, ठीक है। तो ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया इसका फोकस, ठीक है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी सामने होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब समझते हैं परवलयिक दर्पण, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर, अब तीसरा नंबर समझते हैं, तीसरा प्रकार समझते हैं परवलयिक दर्पण, ठीक है। तो देखो परवलयिक दर्पण क्या है, तो बताए थे कि परावर्तक सतह जैसा होगा उसका नाम भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो परवलयिक दर्पण है ना, तो इसका दर्पण, इसका परावर्तक सतह कैसा होगा, कैसा होगा परावर्तक सतह बताओ। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा था, अवतलीय। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा था, उत्तलीय। और समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा था, समतलीय। तो परवलयिक दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होगा, परवलयिक होगा, और कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे परवलयिक दर्पण, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट था परवलयिक दर्पण, ठीक है, परवलयिक दर्पण। तो देखो परवलयिक दर्पण जो होता है ना ही वो सीधा होगा यानी समतल होगा और ना ही पूर्ण रूप से गोल होगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परवलयिक दर्पण बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे जिस दर्पण, उसी तरह परिभाषा लिखेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह के मान देते क्या है यार, परावर्तक सतह कैसा है, परवलय होगा, ठीक है। परावर्तक सतह परवलय हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, परवलय हो, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं पूर्ण रूप से गोल ना हो, ठीक है, या पूर्ण रूप से गोल ना हो, यानी पूरी तरह से गोल ना हो, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह परवलय या पूर्ण रूप से गोल ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं, ठीक है। उसे परवलयिक दर्पण कहते, ठीक है, कहते हैं। परवलयिक दर्पण देखो कैसा होगा, वो पूर्ण रूप से गोल नहीं होगा, ठीक है। वो इस तरह से पूरा गोल नहीं होगा, ठीक है। वो कैसा होगा बताते हैं, मिटा दिए इसको पहले। पूर्ण रूप से गोल जैसा ही रहता है, ठीक है। गोल जैसा ही रहेगा पर पूर्ण रूप से गोल नहीं होगा, ठीक है। तो वो कैसा रहेगा, वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो गोल जैसा ही लग रहा है, पूर्ण रूप से गोल नहीं है ना, पूर्ण रूप से गोल नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका कलई किया हुआ भाग होगा ना, ये क्या हो जाएगा, कलई किया हुआ भाग। देखने में लग रहा हो अवतल दर्पण है, ठीक है, देखने में लग रहा है ना कि अवतल दर्पण ही है, लेकिन ये अवतल दर्पण नहीं परवलयिक दर्पण है, ठीक है। परवलयिक दर्पण है, ठीक है। इसको नोट में लिख लो कि परवलयिक दर्पण जो होता है ना वो अवतल दर्पण का ही एक विशेष रूप है, ठीक है। अवतल दर्पण का ही, परवलयिक दर्पण अवतल दर्पण का ही
परवलयिक दर्पण, अवतल दर्पण का एक विशेष रूप है। ठीक है, अवतल दर्पण में कुछ परिवर्तन करके इसको परवलयिक दर्पण बनाया जाता है। ठीक है, तो परवलयिक दर्पण जो होगा वो अवतल दर्पण का ही एक विशेष रूप है। देखो उत्तल दर्पण जैसा दिखता भी है। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है, बस थोड़ा सा ये गोल होगा। ठीक है, और परवलयिक दर्पण क्या होगा, थोड़ा सा चिपटा होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका कलई किया हुआ भाग, और ये वाला हो जाएगा इसका परावर्तक सतह। ठीक है, ये पूर्ण रूप से गोल नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए इसको परवलयिक दर्पण बोलते हैं। ठीक है, गोल ना हो। ठीक है, पूर्ण रूप से गोल ना हो, तो ये हो गया इसका परवलयिक दर्पण। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और दर्पण क्या है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रतिबिंब में पढ़े क्या, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, और हम लोग दर्पण में क्या पढ़े, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। पहला समतल, दूसरा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हो गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और तीसरा दर्पण कैसा पढ़े, परवलयिक दर्पण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है, फोटो बना के सबको समझा रहे हैं, इतना आसान आसान समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 जो 2027 में एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम आप ही लोग देने वाले हैं ना, तो उस सब का पूरा तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट का अभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म होगा ना, तो उसके बाद केमिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर बायोलॉजी शुरू करेंगे, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत, मैथ सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आपका एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जा सके, और लाइव क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज तो नहीं हुआ, कल परसों यानी 2 से 3 दिन में आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइव क्लास का टाइम जो रहेगा वो रहेगा सुबह 6:30 बजे। ठीक है, इसको मिटा दें। ठीक है, लाइव क्लास टाइम। ठीक है, टेबल। ठीक है, लाइव क्लास टाइम टेबल क्या हो जाएगा, सुबह में क्या हो जाएगा 6:30 में। ठीक है, और शाम में 7 बजे। ठीक है, 1 से 2 दिन में आपका लाइव क्लास हो जाएगा। ठीक है, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त मित्र सखा सहेली जितने भी लोग हैं ना आपके परिवार में सभी को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करा के जरूर रखिएगा। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन जा सके और आप लाइव क्लास में जुड़ सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिए होंगे उम्मीद है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और दूसरे से भी करवा दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से लाइव क्लास कर सके। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।